हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 टर्म्स पढ़ाए थे। एसेट्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स। आज मैं आपको डेटर और क्रेडिटर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। अब दो इक्वल कॉलम बनाइए। लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए डेटर और राइट हैंड साइड में क्रेडिटर। सबको ही लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में डेटर, राइट हैंड साइड में क्रेडिटर। अब डेटर का पहला पॉइंट बता रहा हूं। पर्सन्स हु ओज मनी persons who owes money to owes का स्पेलिंग है OWES। persons who owes money to the business। persons who owes money to the business। अब क्रेडिटर का पहला पॉइंट लिखिए। पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी। पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी। ठीक है, ये पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिस पर्सन से हमारे बिजनेस को पैसा लेना है उसे हम बोलते हैं डेटर। यहां एक बी है लेकिन यहां बी साइलेंट है। इसको डेप्टर नहीं बोलना, तो क्या बोलेंगे इसको? डेटर। अब क्रेडिटर, जिस पर्सन को पैसा देना है, जिस पर्सन को पैसा देना है वो हमारा क्रेडिटर है ना। सपोज मैं दोनों का एग्जाम्पल बता रहा हूं। पहले डेटर का। सपोज मैंने एक्स को गुड्स बेचा, सामान बेचा उधारी में, और एक्स बोल रहा है वो पैसे देगा लेट 15 दिन के बाद। तो जब तक एक्स मेरे को पैसे नहीं देता है तब तक मैं बोलूंगा कि एक्स मेरा डेटर है। अब क्रेडिटर, मान लो मैंने गुड्स परचेज किया। गुड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, गुड्स का मीनिंग आपको मैं बताऊंगा।
फॉर टाइम बिंग अगर हमारा बिजनेस कपड़े का है तो कपड़ा गुड्स है, गुड्स, GOODS, गुड्स। अगर हमारा बिजनेस फुटवेयर्स का है, हम शूज, चप्पल, सैंडल्स बेचते हैं, तो ये शूज, चप्पल, सैंडल गुड्स है। हाँ, तो मान लो मैं किसी से गुड्स खरीदा उधारी में, मैंने मिस्टर वाई से गुड्स खरीदा उधारी में, और मैंने कहा वाई को कि भाई पैसे अभी नहीं है मेरे पास, मैं एक सप्ताह, 1 वीक के बाद दूंगा। तो जब तक मैं वाई को पैसे नहीं दूंगा तब तक वाई मेरा क्रेडिटर है, तब तक मैं बोलूंगा कि वाई मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट लिखो, पर्सन्स, सेकेंड पॉइंट डेटर का, पर्सन्स फ्रॉम हुम, पर्सन्स फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, persons from whom money is receivable। रिसीवेबल का स्पेलिंग है RECEIEIVABLE, VABLE, रिसीवेबल। अब क्रेडिटर का सेकेंड पॉइंट लिखो, persons to whom, persons to whom money is payable, persons to whom money is payable। इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, जिस पर्सन से हमको पैसा लेना है, रिसीवेबल, जिस पर्सन से हमको पैसा लेना है उसे हम कहते हैं डेटर। फिर उसके बाद अब सुनो क्रेडिटर का, पर्सन टू हुम मनी इज पेएबल, जिस पर्सन को हमको पैसा देना है वो हमारा क्रेडिटर है, वो हमारा क्रेडिटर है। थर्ड पॉइंट लिखो डेटर का, दे रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल, दे रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल। अब लिखो क्रेडिटर का, दे रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट परचेज, दे रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट परचेज। ये पॉइंट क्लियर है?
अगर हम किसी को सामान बेचेंगे उधारी में, अगर हम किसी को सामान बेचेंगे उधारी में, उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल, तो डेटर अराइज होगा। जिसको हम सामान बेचेंगे उधारी में वो हमारा डेटर है, इसलिए वहां लिखाया गया है दे रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल, डेटर में। अब क्रेडिटर, दे रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट परचेज, अगर हम किसी से सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे उधारी में, तो क्रेडिटर अराइज होगा। अगर हम किसी से सामान यानी कि गुड्स खरीदेंगे उधारी में, तो उस पर्सन को जब तक पैसा ना दें तब तक वो हमारा क्रेडिटर है। उस पर्सन को हम बोलेंगे कि वो हमारा क्रेडिटर है। थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। अब फोर्थ नंबर पॉइंट, दे आर द they are the assets of the business. They are the assets of the business. एसेट्स के बारे में कल बताया था। तो जो डेटर हैं वो बिजनेस के एसेट हैं, वो बिजनेस की संपत्ति है, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। तो डेटर्स आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब क्रेडिटर्स का, they are liabilities for the business. They are liabilities for the business. वो बिजनेस का लाइबिलिटी है क्योंकि हमको उसको पैसा देना है। तो क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटीज है। हो गया 4 पॉइंट। इसमें एक वर्ड है लाइबिलिटीज, वो शायद तुमको थोड़ा सा समझ में ना आए। मैं लाइबिलिटी के बारे में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। बाकी तो क्लियर है, इसको जरूर घर में एक बार पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट होगा इमीडिएटली मेरे को कॉल करेंगे। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब लिखो नेक्स्ट टर्म, इक्विटी। ई क्यू ई क्यू यू आई टी वाई, इक्विटी। फिर से बोल रहा हूं, ई क्यू यू आई टी वाई, इक्विटी। सुनो, देखो बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता है। बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता है। बिजनेस में जितने भी एसेट हैं उस पर किसी ना किसी का क्लेम होता है, उस पर किसी ना किसी का क्लेम होता है। जैसे इंडियन पब्लिक स्कूल,
में जितने भी एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बहुत बहुत सारे एसेट्स हैं, करेक्ट। जितने भी एसेट्स हैं आईपीएस के, उस पर क्लेम किसका है? या तो डालमिया जी का, मैक्सिमम क्लेम डालमिया जी का है, और कुछ क्लेम बाहर वालों का है जिनसे डालमिया जी ने लोन लिया है, अगर लिया है तो। मैक्सिमम क्लेम डालमिया जी का है, और कुछ क्लेम बाहर वालों का है जिनसे डालमिया जी ने लोन लिया है। It may be a bank, it may be certain financial institution, it may be person, individual person. ठीक है? तो बिजनेस में जितना भी एसेट होता है, उस पर किसी ना किसी का क्लेम होता है। मैक्सिमम क्लेम ओनर का होता है। जैसे मैक्सिमम क्लेम होगा डालमिया जी का, तो वो है ओनर्स क्लेम, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और कुछ क्लेम बाहर वालों का होता है, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। मान लो इंडियन पब्लिक स्कूल की जो प्रॉपर्टी है, उसका सब कुछ मिलाकर है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, लाइट, लाइटिंग फैसिलिटी, ट्यूबलाइट्स, फैन, सब कुछ मिलाकर। मान लो आईपीएस में 3 करोड़ का एसेट है। मेरा फिगर गलत भी हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। मान लो 3 करोड़ का एसेट है आईपीएस का, और मान लो डालमिया जी उसमें इन्वेस्ट किए हैं 2 करोड़। मान लो उसमें डालमिया जी इन्वेस्ट किए हैं 2 करोड़, तो उस 2 करोड़ को बोलेंगे डालमिया जी का कैपिटल। वो 2 करोड़ को बोलेंगे कि वो डालमिया जी का कैपिटल है। और मान लो 1 करोड़ डालमिया जी बैंक से लोन लिए हैं, तो बैंक का क्लेम है 1 करोड़ का। बैंक एक आउटसाइडर है, तो बैंक का जो क्लेम है उसको हम बोलेंगे लाइबिलिटी। ठीक है? थोड़ा लिखिए और थोड़ा बताऊंगा और मीनिंग क्लियर होगा। पहले इक्विटी के बारे में। ऑल क्लेम्स, क्लेम्स स्पेलिंग है CLAIMS, ऑल क्लेम्स against the against the assets of business, all claim against the assets of business is known as equity, is known as equity। इस वर्ड के अंडर में 2 पॉइंट लिखाऊंगा। पहला पॉइंट, ओनर्स क्लेम
ओनर्स क्लेम और ओनर्स, समझ में आ रहा है, OWNER, ओनर्स क्लेम और ओनर्स इक्विटी, इक्विटी मतलब क्लेम, ओनर्स क्लेम और ओनर्स इक्विटी is called capital. ओनर्स क्लेम और ओनर्स इक्विटी is called capital. फिर लिखो आउटसाइडर्स क्लेम, आउटसाइडर्स क्लेम और आउटसाइडर्स इक्विटी, और आउटसाइडर्स इक्विटी is known as liability, is known as liability. ठीक है, ये आपका इक्विटी ओवर हुआ। अब लिखो लाइबिलिटीज क्या होता है। इसका पहला पॉइंट लिखो लाइबिलिटीज का, आउटसाइडर्स क्लेम, आउटसाइडर्स क्लेम अगेंस्ट द, outsiders claim against the assets of business, outsiders claim against the assets of business is known as liabilities, is known as liabilities. लाइबिलिटी का स्पेलिंग एक बार देख लो, मैं एक बार लिखो, मैं लिखा रहा हूं, अब चेक कर लो लिखे हो तो, LIABILIPIES, LIABILIPIES। तो पहला पॉइंट हुआ आउटसाइडर्स क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज लाइबिलिटीज। दूसरा पॉइंट, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स, इसके एग्जाम्पल लिखो, लाइबिलिटी से कुछ एग्जाम्पल लिखो, बैंक लोन पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा क्रेडिटर, बैंक लोन मतलब जिससे हम, अगर हम बैंक से लोन लिए हैं तो जितने का लोन लिए हैं वो हमको फ्यूचर में रिपे करना है, तो जब तक रिपे नहीं करते हैं वो हमारा लाइबिलिटी है। क्रेडिटर मतलब जिससे हम गुड्स या कोई सामान खरीदे हैं उधारी में, तो जब तक हम उसको पैसा नहीं देंगे तब तक वो हमारा लाइबिलिटी है। ठीक है, ये हुआ लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट लिखो कैपिटल, कैपिटल इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ओनर्स क्लेम, ओनर्स क्लेम अगेंस्ट द
ओनर्स क्लेम against the assets of the business. Owners claim against the assets of the business. ठीक है, ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, अमाउंट invested by the businessman. Amount invested by the businessman. तीसरा पॉइंट, capital is the excess of assets over liabilities. Capital is the excess of assets over liabilities. ये पॉइंट मैं आपको समझा दूं. एक बिजनेस की जितनी संपत्ति होती है, जितने एसेट्स होते हैं, उसमें से अगर आप बिजनेस का लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो कैपिटल निकलेगा. जैसे मैं अभी एग्जांपल में आपको बताया था, लेट आईपीएस इंडियन पब्लिक स्कूल की प्रॉपर्टी है 3 करोड़. और उसमें से जो आईपीएस के जो ओनर हैं डालमिया जी, उन्होंने इन्वेस्ट किया 2 करोड़ और 1 करोड़ बैंक से लोन लिया है डालमिया जी ने. तो हमारे एग्जाम्पल में एसेट हुआ 3 करोड़ का आईपीएस का, 2 करोड़ का कैपिटल है जो डालमिया जी ने इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ का लायबिलिटी है जो हमने लोन लिया. अब हमारे एग्जाम्पल में एसेट कितना है? 3 करोड़. तो लायबिलिटी कितना है? 1 करोड़. तो एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी कितना आया? 2 करोड़. वही है कैपिटल. एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी मतलब अगर आप एसेट से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो है कैपिटल. एक बिजनेस का जितना भी एसेट है उस सब से अगर बिजनेस का लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? कैपिटल. जैसे हमारे एग्जांपल में आईपीएस का संपत्ति हमने कितना एज्यूम किया था? 3 करोड़. और लायबिलिटी कितना है आईपीएस की? 1 करोड़ जो बैंक से लिया. तो 3 करोड़ से 1 करोड़ माइनस करो, कितना आएगा? 2 करोड़. तो 2 करोड़ हो गया कैपिटल. ठीक है, देखो फोर्थ पॉइंट लिखो, अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन ए माइनस एल, ए माइनस एल इज इक्वल टू सी. ए माइनस एल इज इक्वल टू सी.
ए माइनस एल इज इक्वल टू सी, एसेट माइनस लाइबिलिटी, अच्छा, ए माइनस एल इक्वल टू सी। फिर इसके नीचे लिखो वेयर ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, A stands for asset, L stands for liabilities, L stands for liabilities, C stands for capital, C stands for capital. एसेट से लाइबिलिटी माइनस करने से क्या निकलता है? कैपिटल। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एसेट से लाइबिलिटी माइनस करने से क्या निकलता है? कैपिटल। इसलिए बोलते हैं एक्सेस ऑफ एसेट, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी इज नोन एज कैपिटल। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाकर, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और एक पॉइंट लिखो कैपिटल का, capital is also known as net worth. Capital is also known as net worth. कैपिटल का और एक नाम क्या है? नेट वर्थ। ठीक है, ये सब टर्म्स आपको याद करने हैं। अब गुड्स का लिखो, नेक्स्ट टर्म है गुड्स, जी डबल ओ डी एस, गुड्स। इसका मीनिंग लिखो, एनीथिंग purchased, anything purchased or produced, anything purchased or produced for resale, is known as goods. Anything purchased or produced for resale is known as goods. ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं या बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं बेचने के लिए, वो गुड्स है। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक कपड़े दुकान वाला, आनंद वर्ल्ड या हरजीत प्लानेट, इन लोग कपड़ा खरीदते हैं क्यों? बेचने के लिए। तो कपड़ा उन लोगों के लिए गुड्स है, उन लोगों के लिए कपड़ा गुड्स है, शर्ट पैंट गुड्स है उनके लिए। ठीक है ना? एक बुक सेलर
बुक्स खरीदता है बेचने के लिए। एक बुक सेलर बुक खरीदता है बेचने के लिए, तो बुक्स उसके लिए गुड्स है। बुक्स उसके लिए गुड्स है। एक हमारा जो संबलपुर में है ओडिसी मोटर, वो मारुति कार बेचता है। पहले वो खरीदता है फिर बेचता है ऑब्वियसली। तो ओडिसी मोटर जो मारुति कार खरीदता है वो उसके लिए गुड्स है। ओडिसी मोटर के लिए मारुति कार गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो मारुति कार खरीदा है बेचने के लिए। वो मारुति कार खरीदा है बेचने के लिए। जस होंडा, संबलपुर में एक दुकान है जस होंडा, वो एक्टिवा एविएटर बेचता है। तो एक्टिवा एविएटर खरीदता है बेचने के लिए, तो एक्टिवा एविएटर वो सब उसके लिए गुड्स है। वो सब उसके लिए गुड्स है। एक समोसे वाला वो समोसा बनाता है, प्रोड्यूस करता है बेचने के लिए, तो समोसा उसके लिए गुड्स है। ठीक है। मान लो एक जगह जैसा कौन सा पिज्जा है संबलपुर में जो बिग बाजार के नीचे है, डोमिनोज। डोमिनोज का पिज्जा सब शायद खाए रहोगे मोस्टली। तो डोमिनो वाला पिज्जा बनाता है बेचने के लिए। वो पिज्जा मैन्युफैक्चर करता है ना, प्रोड्यूस करता है ना बेचने के लिए। तो पिज्जा पिज्जा उसके लिए गुड्स है। ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं बेचने के लिए, वो गुड्स है। ठीक है। समझ में आया बच्चे लोगों? गुड्स का सेकंड पॉइंट लिखो। एक पॉइंट मैंने आपको लिखाया क्या? एनीथिंग विच इज परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर रीसेल इज नोन एज गुड्स। सेकंड पॉइंट लिखो, गुड्स आर द आर्टिकल्स, goods are the articles in which goods are the articles in which a business deal, goods are the articles in which a business deals. Third point, if we are a furniture merchant, if we are a furniture merchant, then for us furnitures are good, furniture are goods। फर्नीचर मर्चेंट है मतलब हम फर्नीचर खरीद के बेचते हैं। जो व्यक्ति फर्नीचर खरीद के बेचता है
उसे हम कहते हैं फर्नीचर मर्चेंट। तो फर्नीचर मर्चेंट फर्नीचर खरीदता है बेचने के लिए, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। ठीक है बच्चे लोगों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितने टर्म्स मैं लिखा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि आगे जाके काम आने वाले हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।